अब हम आपको उन 93 लोकसभा सीटों का विश्लेषण दिखाएंगे जहां कल तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। पहले 2 चरणों में देश की 189 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और कल 93 सीटों पर वोटिंग के साथ भारत की 50% से ज्यादा सीटें लॉक हो जाएंगी। 50% से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएंगे और इनमें भी कल तीसरे चरण में 93 सीटों पर जो वोटिंग होगी उसे बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। कल तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिन 93 सीटों पर वोटिंग होगी उनमें गुजरात की सभी 25 सीट, कर्नाटक की 14 सीट, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 9 और पश्चिम बंगाल और असम की 4 सीटें शामिल हैं। नक्शे पर आप देख लीजिए कहां कहां कल चुनाव होने वाला है। पिछली बार इन्हीं 93 सीटों में से सबसे ज्यादा 71 सीटें बीजेपी ने जीती थी और सिर्फ 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इसके अलावा पिछली बार बीजेपी को गुजरात की 26 में से 26 सीटें मिल गई थी। सभी 26 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले थे और 14 सीटों पर 60% से ज्यादा वोट मिले थे गुजरात में। इसी तरह मध्य प्रदेश की 4, कर्नाटक की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर बीजेपी को 60% से ज्यादा वोट मिले थे और पिछली बार इन 93 सीटों पर लगभग 70% वोटिंग हुई थी। लेकिन अनुमान है कि पिछले 2 चरणों की तरह तीसरे चरण के मतदान पर भी भीषण गर्मी का असर जरूर पड़ सकता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में कल अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 43 डिग्री सेल्सियस और छत्तीसगढ़ में 41 और बिहार में कल तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यानी इन सभी जगहों पर गर्मी जबरदस्त पड़ने वाली है और इस भीषण गर्मी को देखते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में 8 की बजाय सुबह 7 बजे से और शाम 6 बजे तक वोटिंग कराने का फैसला किया है। यानी वोटिंग करने के जो समय अवधि है उसे बढ़ा दिया है। और चुनाव आयोग लोगों से क्या कह रहा है कि अब आप शाम में देर से भी आकर वोट कर सकते हैं और सुबह सुबह 7 बजे जल्दी जाकर गर्मी से बचने के लिए वोट डाल सकते हैं। इन 93 सीटों में 21 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 70% तक है और इनमें असम की बारपेटा सीट पर 70% मुस्लिम है और धुबरी सीट पर लगभग 80% मुस्लिम है और 20% हिंदू है और ये दोनों सीटें पिछली बार विपक्षी दलों ने ही जीती थी। तो मुस्लिम आबादी असम में देख लीजिए 70%, 79% ऐसी आबादी है, 27% और फिर 22%। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मालदा उत्तर सीट पर 45% मुस्लिम आबादी है और 54% हिंदू आबादी है। मालदा दक्षिण सीट पर 59% मुस्लिम हैं और 40% हैं हिंदू और मुर्शिदाबाद में 68.5% मुस्लिम है और जंगीपुर में 63.2% मुस्लिम हैं और इन सभी सीटों पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। उत्तर प्रदेश में भी जिन 10 सीटों पर कल चुनाव होगा उनमें संभल सीट पर 50.2% मुस्लिम है, 49% हिंदू हैं। यह इकलौती ऐसी सीट है जहां पिछली बार बीजेपी हार गई थी और समाजवादी पार्टी को इस सीट पर जीत मिली थी। यहां दिलचस्प बात यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां समानता की बातें करती हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं उन्होंने मुसलमानों को चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया ही नहीं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम नेता को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। इसी तरह जिस मध्य प्रदेश में मुसलमानों की 6%, राजस्थान में 9%, गुजरात में 9.5% आबादी है, वहां भी कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 20% मुस्लिम हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बिहार में मुसलमानों की आबादी लगभग 17% है और वहां आरजेडी और कांग्रेस ने 40 में से सिर्फ 4 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया है। यानी इन सीटों पर आबादी के हिसाब से इन पार्टियों ने मुस्लिम नेताओं को टिकट नहीं दिए हैं। इसलिए कांग्रेस से हम ये कहना चाहेंगे कि जो कानून आएगा जब आएगा तब आएगा, जब संविधान में बदलाव करेंगे संपत्ति बांटने के जब करेंगे, लेकिन आज भी वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर वो मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से उनका हक देना ही चाहते हैं तो उनकी आबादी के हिसाब से इस चुनाव में टिकट तो दे ही सकते थे, लेकिन
मुसलमानों की आबादी के हिसाब से जो उन्हें टिकट मिले हैं वो आज भी बहुत कम है। और इन टिकटों को देने के लिए कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को या आरजेडी को या किसी और पार्टी को संविधान में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव जीतने की भी आवश्यकता नहीं है। वो टिकट जब चाहें दे सकते हैं। वो महिलाओं को भी उतना ही प्रतिनिधित्व दे सकते हैं बिना संविधान में बदलाव किए जब वो चुनाव के लिए टिकट बांटते हैं। मुसलमानों को भी दे सकते हैं, पिछड़े वर्ग को भी दे सकते हैं, आदिवासी वर्ग को भी दे सकते हैं और दलितों को भी दे सकते हैं। तो हम तो पहले ये करेंगे कि आप चुनाव बाद में जीतिएगा, सरकार बाद में बनाइएगा, संविधान में बदलाव उसके बाद कीजिएगा। आज आप क्या कर सकते हैं? आज आप इतना तो कर ही सकते हैं कि जब चुनाव में आप अपने उम्मीदवार घोषित करते हैं तो उम्मीदवार जो है वो आबादी के हिसाब से घोषित कीजिए। अपनी जब लिस्ट आप बनाते हैं तो जितने देश में जिस वर्ग की जितनी आबादी है उस हिसाब से आप उतनी सीटें उस वर्ग को बांटिए। अगर आपको लगता है कि 52% ओबीसी हैं तो 52% आप ओबीसी कैंडिडेट दीजिए अपनी लिस्ट में। अगर आपको लगता है 15% मुस्लिम है तो 15% टिकट मुसलमानों को जानी चाहिए। यह तो आज से ही किया जा सकता है, लेकिन अभी भी ये काम कोई कर नहीं रहा है।